आज हम आए हैं यहाँ पे ज़ेवन सॉल्यूशंस में, जहाँ पे हम जाके पूरा टूर रिकॉर्ड करेंगे जिसमें सॉफ्टवेयर कंपनीज कैसे काम करती है ये दिखाया जाएगा। कोई भी कंपनी बगैर गलतियों के खड़ी नहीं होती। एक बुरी पॉलिसी बना के उसको ठीक करने में जो लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जब आपने इसका आगाज किया था तो कम से कम कितनी एम्प्लॉयज़ के साथ इसको चलाना शुरू किया था? अपने साथ ये जो लोग कहते हैं ना, हम गांव में बैठे हैं, हमारे पास इंटरनेट, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनके लिए भी एक मैसेज है। ये इतनी सी जगह पे जो आप कील देख रहे हैं ना, ये मैंने एक फट्टा लगवाया हुआ था और ये दरवाज़ा था, ये मेरी सीईओ की टेबल थी और ये मेरा बेडरूम। AI इन इटसेल्फ सिर्फ एक डेवलपमेंट नहीं है, ये एक माइंडसेट है। तो यहाँ आके बच्चे सबसे पहले वो रिसर्च और प्रॉब्लम सॉल्विंग का माइंडसेट जो है वो डेवलप करते हैं। जितनी भी ये AI की डोमेन्स हैं उन सब के माशाल्लाह एक्सपर्ट हमारे पास हैं। There is no competition between two tech. There is no competition between two businesses. There is no competition between two human beings. आपका रिस्क अलग है, उसका रिस्क अलग है। रिस्क अल्लाह की तरफ से आना और उनके खजानों में कोई कमी है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम आए हैं यहाँ पे ज़ेवन सॉल्यूशंस में, जहाँ पे हम जाके पूरा टूर रिकॉर्ड करेंगे जिसमें सॉफ्टवेयर कंपनीज कैसे काम करती है ये दिखाया जाएगा। पहले भी हमने किया था, एक कॉल सेंटर का काम आपको दिखाया था। आज हम कर रहे हैं जैसे आपने सॉफ्टवेयर कंपनी का प्लान किया हो तो इस कंपनी की वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि इस अपने प्लान को बेटर कर सकें। अगर आपने पहले नहीं सीखना चाहते हैं कि छोटी सी अपनी एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो इंशाल्लाह आपको अच्छी खासी फ़ायदा पहुंचाएगी। तो मेरे साथ हमारे दोस्त, हमारे मोहतरम, हमारे भाई इरफान मलिक साहब हैं जिनकी कंपनी है। आज उनसे बातचीत करते हैं, साथ में ऑफिस का टूर करते हैं और साथ देखते हैं कितनी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें कौन कौन से लोग हैं, वो लोग क्या क्या काम करते हैं, किस तरह की उनकी ड्यूटीज़ हैं, सेल्स कहाँ से आती हैं, उसको क्लोज़ कौन करता है, आगे जो एग्जीक्यूशन की टीम है वो कौन सी है, प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे काम करते हैं, इनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम कैसे काम करती है, सब कुछ। तो चलें बात करते हैं इरफान मलिक साहब से। जी इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया हमें। तो आज का मुझे लगता है जो ये रिकॉर्डिंग जो आज की होगी, आज का सेशन बहुत मुफीद होगा। ये इससे लोग प्रॉपर्ली प्रैक्टिकली सीखेंगे कि ये सिस्टम चलता कैसे है। ज़रूर जी, और आई अप्रिशिएट द इनिशिएटिव, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब बच्चा फ्रीलांसिंग से या किसी भी डोमेन से बिज़नेस या आईटी इंडस्ट्री की तरफ मूव कर रहा है तो वो बेसिक्स मिस कर जाता है और वो बेसिक्स जो होती हैं पूरी कंपनी कोलैप्स कर सकती हैं। कोई भी कंपनी बगैर गलतियों के खड़ी नहीं होती। लोग गलतियाँ करते हैं, बैड पॉलिसीज़ बनाते हैं, फिर उनको ठीक करते हैं। एक बुरी पॉलिसी बना के उसको ठीक करने में जो लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो अगर आप लोगों ने वो लॉस नहीं करना तो जो हमने किया उससे सीख लें। नोबडी इज़ परफेक्ट, आई वुड से स्ट्रेट अवे। तो वी हैव मेड मैनी मिस्टेक्स, बस अल्लाह का शुक्र है कि इतने साल हो गए, हम ग्रो कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, हम एक्सपैंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है देयर इज़ लॉट टू लर्न फॉर यू एज वेल एज फॉर मी। सही, थैंक यू सो मच, ज़बरदस्त। सबसे पहले ये जानना चाहते हैं लोग कि इस एजेंसी में कितनी टीम्स हैं, यानी कितने डिपार्टमेंट्स हैं, इनके रोल्स क्या कुछ हैं? ठीक है, हमारे पास 8 डिपार्टमेंट्स हैं। जनरल 8 डिपार्टमेंट्स हैं, 150 लोगों का टीम है ये, और कुछ रिमोट हैं, कुछ इन हाउस होते हैं, कुछ इंटरनेशनल होते हैं। तो 8 डिपार्टमेंट्स को बेस ऑन नीड डिवाइड किया जाता है, क्योंकि इसमें AI होगा, मोबाइल डेवलपमेंट, वेब है, SEO है, डिजिटल मार्केटिंग है, कंटेंट है, HR है, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इन डिपार्टमेंट को बेस्ड ऑन नीड हम रिसोर्स एलोकेशन और एक्सपेंशन रिस्क चलती रहती हैं। इसमें कई जो आपकी सर्विसेज होंगे, लाइक कहीं पे मोबाइल फ़ोन की ऐप चाहिए, किसी में AI वाला काम चाहिए, तो वो डिपार्टमेंट जो है टेक्निकल है, और बाकी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है और साथ में जो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट और HR, 3 मेन डिपार्टमेंट्स के होंगे। जब आपने इसका आगाज़ किया था तो कम से कम कितनी एम्प्लॉयज़ के साथ इसको चलाना शुरू किया था? अपने साथ है? मैं CEO था, ठीक है, मैं डेवलपर था, मैं डिज़ाइनर था,
मैं बिजनेस डेवलपर था, मैं एडमिनिस्ट्रेशन था, मैं ऑफिस बॉय था, सभी था। ज़बरदस्त। और फिर आप काम करते हैं, डिलीवर करते हैं, क्लाइंट रिटेन करते हैं, रिलेशन बिल्ड करते हैं, फिर आप एक बंदा लाते हैं, फिर आप उस एक बंदे की आपकी सल्तनत होती है। तो मैं एक बंदे की सल्तनत का बादशाह था, और उसमें भी उसके पास एक रोल था, बाकी सारे मेरे पास थे, और आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने रोल दूसरे को देता गया। फॉर एग्जांपल डिज़ाइनिंग का रोल अपने आप से जुदा किया, डेवऑप्स का जुदा किया, एडमिनिस्ट्रेशन जुदा किया, आहिस्ता आहिस्ता डेलीगेशन जिसे कहते हैं वो की। तो आई स्टार्टेड एज सबसे पहला जो पर्सन आपने हायर किया था टीम में, वो पर्सन कौन सा था, उसका रोल क्या था? देखिए सबसे जो पहला बंदा था वो डेवलपर था, फ्रंट एंड डेवलपर था मेरे साथ, क्योंकि आई वाज ए गुड बैक एंड डेवलपर, और फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो था वो मोनोटनस होता है, तो फ्रंट एंड डेवलपर जो था वो मेरा पहला बंदा। सेल्स की टीम बिल्ड करना आपने कब स्टार्ट की थी? सेल्स की टीम बिल्ड करना कब स्टार्ट करना चाहिए, मैं इस पे बात करता हूँ, क्योंकि एज ए सेड Yes, वी मेड मिस्टेक्स, लेकिन मैं ये बताऊंगा कब करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सेल्स की टीम आप तब स्टार्ट करते हो जब आपको खुद सेल्स का पता हो। अगर आप एक सॉलिड फाउंडेशन रखना चाहते हो कंपनी की, तो मैंने इतना डेवलपमेंट में टाइम स्पेंड नहीं किया था यहाँ आने से पहले जितना मैंने सेल्स में कर दिया अपनी कंपनी की। इनिशियली मेरा फोकस जो था सेल्स कैसे होती है, मैंने जो प्रीवियस कंपनी से आया था मैंने उधर बहुत कुछ सीखा था। जब आप सेल्स की टीम बिल्ड करने लगते हो तो सबसे पहले आपको वो बिल्ड करना होता है जो सेल्स की टीम को चाहिए होगा सेल करने के लिए। अदरवाइज आपकी सेल्स की टीम है टूथलेस हो जाएगी, वो आ तो जाएगी आपके पेरोल पे, प्रोडक्टिव नहीं होती। अब क्या डेवलप करना है, सेल्स से पहले आपने कुछ प्रोजेक्ट डिलीवर करने हैं, कोई पोर्टफोलियो बनाना है, कोई प्रोफाइल बनाना है, कोई टेक्निकल सेट इस्टेब्लिश करना है, और नीचे एक ऐसी 5 से 10 लोगों की टीम बनानी है कि जिसके अंदर कोई प्रोजेक्ट आए तो एंड टू एंड आप उसको डिलीवर करने के काबिल हो गए हैं। उसके बाद आपने थोड़ा रिटेनर जमा किया, थोड़े पैसे जमा किए, थोड़ी सैलरीज जमा की, और फिर आपने सेल्स का एक बंदा ऑनबोर्ड किया, वो भी अपनी सुपरविजन में। अब भाई आप ये वाला डिपार्टमेंट शुरू करें, ये हमने आपको वेपन्स दे दिए। क्या वेपन्स है जी? ये सारे पोर्टफोलियो, प्रोफाइल, रेफरेंसेस, सारा कुछ था कि आप इनको दिखा के कम। सो तब मैंने किया जब मेरी टीम 10 लोगों पे पहुंच चुकी थी, और मेरे पास रेवेन्यू भी था, क्लाइंट्स भी थे, प्रोफाइल भी था, पोर्टफोलियो भी था, एंड अबव ऑल कंप्लीट प्रोजेक्ट डिलीवर करने का स्किल सेट था। ठीक हो गया। अब सबसे पहली बात, जो फ्लो है, वर्क फ्लो सारा इसका, ये कैसे स्टार्ट करते हैं? कौन सा डिपार्टमेंट जो है आपकी फ्रंट लाइन पे आता है? कहाँ से सारे सेल्स के प्रोसीजर से लेकर बाकी सारे प्रोसीजर, उसकी एजुकेशन, उसके बाद कौन सा जो आपका अकाउंट मैनेजर होता है, कौन सा डिपार्टमेंट है उसका, कौन सा पर्सन, उसका रोल क्या होता है जो क्लाइंट के साथ करता है कम्युनिकेट? देखिए क्लाइंट्स हमारे ना डिफरेंट पॉइंट से आते हैं। फ्रीलांसिंग से क्लाइंट आता है, डायरेक्ट ईमेल से क्लाइंट आता है, आउटरीच करते हैं हम क्लाइंट को, खुद भी हम क्लाइंट को रीच करते हैं। क्लाइंट आप प्रोजेक्ट बनवाने भी आ सकता है, रिसोर्स लेने भी आ सकता है। जब क्लाइंट हमारा आता है तो हमारी जो बिजनेस डेवलपमेंट टीम है, जिस भी विंग में क्लाइंट लैंड हुआ है, वो कांटेक्ट करती है हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर से या हमारे टेक एनालिस्ट से। वो देखती है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो है, इसकी टाइम असेसमेंट कराते हैं कि इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या हो सकती है, कितने का बनेगा, सारा कुछ। फिर हमारी एक टीम उसका फाइनेंशियल एनालिसिस करती है। टेक्निकल टीम ने बता दिया कि हमें इस प्रोजेक्ट को करने में इतना टाइम लगेगा। फाइनेंशियल टीम ने बता दिया कि इस प्रोजेक्ट अगर टेक्निकल टीम ये होगी तो ऑब्वियसली ओवरहेड एक्सपेंसेस सारा मिला के प्रोजेक्ट की कॉस्ट ये होनी चाहिए। उसके बाद हमारा बिजनेस एनालिस्ट और हमारा बिजनेस डेवलपमेंट का बंदा जो है वो कॉल पर क्लाइंट के साथ नेगोशिएशन पे जाते हैं, जो भी प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस में डिफरेंट राउंड्स होते हैं। इनिशियली बीडी का बंदा बैठा होता है, उसके बाद पीएम इन्वॉल्व हो जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टली सीनियर बंदा इन्वॉल्व होता है। क्यों? मैंने क्लाइंट्स को टीयर्स में डिवाइड किया। देयर वाज अ टाइम हर क्लाइंट पे मैं, हर कॉल पे मैं ही जाता था। 10 रुपये का काम है तो मैं कॉल पे जा रहा हूँ, 1000 का काम है तो मैं कॉल पे जा रहा हूँ। लेकिन वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, क्योंकि आपको एज ए लीडर या आपके अंदर पास जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, आप उनको एक बड़े क्लाइंट से अटैच कराते हैं, उनको आप ब्रेन नहीं कर देते 2-2 रुपये के काम के पीछे। तो फिर हमने क्लाइंट्स को टीयर्स में डिवाइड किया होगा। जिस लेवल का क्लाइंट होता है उस लेवल का फिर हम बंदे को इंडिकेट करते हैं। अगर टॉप लेवल क्लाइंट है तो ऑफिस में मैं जाऊँगा, साल में एक आध क्लाइंट ही कोई ऐसा आता है जिसमें मैं जाके बात करता हूँ। उसके बाद नीचे हमारे एनालिस्ट हैं, वो जाके बात करते हैं, सिक्योर करते हैं, फाइनेंशियल करते हैं, क्लोज होता है। जब प्रोजेक्ट क्लोज होता है तो वो हमारी पीएम लेयर पे जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर उसकी प्लानिंग करता है, स्क्रम मास्टर उसके साथ अटैच्ड होता है, प्रोजेक्ट कैसे होगा। फिर वो प्रोजेक्ट जाता है CTO के कंसेंसस के साथ डेवलपमेंट टीम को एलोकेट होता है। डेवलपमेंट टीम डेवलप कर रही होती है तो ऑब्वियसली स्क्रम मास्टर, क्वालिटी एश्योरेंस हो रहा होता है, तो वो PM BD CTO के थ्रू कम्युनिकेट हो रहा होता है हमारा क्लाइंट के साथ, जो भी हमारा डेडिकेटेड रिसोर्स होता है। तो ये साइकिल चलता है।
जब वो डिलीवर हो जाता है तो हमारा फाइनेंस मेक श्योर कर रहा होता है कि एक प्रोजेक्ट आया था उसके 10 माइलस्टोन बने, एक माइलस्टोन लेट हो रहा है, क्यों लेट हो रहा है, अभी तक डिलीवर क्यों नहीं हुआ, क्लाइंट की पेमेंट आ गई या आ गई तो कितना डिलीवर हो गई, फाइनेंस उसकी सारी पेमेंट ट्रैक कर रहा होता है, PM मेक श्योर कर रहा होता है प्रोजेक्ट इज़ ऑन टाइम, CTO मेक श्योर कर रहा होता है कि प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर ठीक है, BD का बंदा मेक श्योर कर रहा होता है कि सारे डिपार्टमेंट के लोग जो है प्रोजेक्ट लाया था वो सही जा रहा है, ऑन टाइम जा रहा है, क्लाइंट सेटिस्फाई है, क्लाइंट का कोई अलार्म नहीं रेज हुआ। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसमें जो प्रोसेस है आपके 3 से 4 डिपार्टमेंट्स के लोग इसमें एंगेज रहते हैं इस प्रोजेक्ट में। ऑब्वियसली, क्योंकि पहले तो ये वरना क्लटर हो जाता ना सर, तो 3 से 4 डिपार्टमेंट। आप तो शुरू में काम करते थे तो आपकी टीम फ्रीलांसिंग भी करती थी, तब क्या यही सिस्टम था? क्योंकि ये स्क्रम मास्टर भी चाहिए आपको, बड़े प्रोजेक्ट में चाहिए। तब शाहाना सिस्टम हाँ, आता है, देखिए- तब शाहाना सिस्टम होता है। प्रोजेक्ट आया, कर लूँगा, मैंने करना है, कितना का 10 रुपये का करना है, क्लाइंट कहता नहीं 5 रुपये, तो आप ठीक है काम कर लिया ठीक है कर दिया यार। लेकिन उस वक्त क्या था, मुझे ये पता था कि मेरी ज़िंदगी का खर्चा 1 रुपया है, मुझे 5 रुपये मिल रहे हैं, वो चीज़ ओके। लेकिन अब जब प्रोजेक्ट आता है ना, मेरी ज़िंदगी का खर्चा नहीं है, पूरी कंपनी का खर्चा है। अब वेर कंपनी नाउ, अब उसकी कॉस्टिंग डिफरेंट होती है, उसका एनालिसिस डिफरेंट होता है। पहले ये पता होता था यार चला भी गया तो क्या और पकड़ लूँगा, अब ये पता होता है अगर वो चला गया तो ब्रांड डैमेज होगा। अब माइंडसेट बदल गया। जब माइंडसेट बदलते हैं और आप ब्रांड डेवलपमेंट की तरफ जाते हो तो फिर आप बड़े क्लाइंट कॉन्शियस हो जाते हो। आपको बड़ा सेंसिबली क्लाइंट पर पिक एंड चूज़ करना होता है, रीजनेबल प्रोजेक्ट उठाना होता है, क्योंकि आपकी फोकस जो है ब्रांड डेवलपमेंट पे होता है, रेपुटेशन डेवलपमेंट पे होता है। तो अब इसलिए चीज़ें बदल गई। इनिशियली सब कुछ होता था, क्लाइंट पसंद आ गया, उसने क्या करता तो करती। जब आपने वन मैन शो के तौर पर काम किया तो सेल्स आपने स्टार्ट की थी फ्रीलांसिंग फर्म से, लाइक अपवर्क, जी आप अक्सर ठीक है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको ट्रांसफॉर्म किया सेल्स के साथ जो बड़ा Pipeline- सबसे तकलीफ का काम ही है। आप समझ लें अभी भी मैंने 95% ट्रांसफॉर्म कर लिया, 5% अभी भी रहता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन में था क्या, कुछ किस तरह की एफर्ट्स थी, क्या गोल्स से? सर गोल्स ये थे कि अपवर्क पे अगर आपकी कंपनी चल रही है तो अपवर्क चलेगा तो आप चलेंगे, बिडिंग करेंगे तो काम आएगा, बिडिंग नहीं करेगा तो कंपनी बैठ जाएगी, प्रोफाइल स्लैग हो गया, बैन हो गया, बंद हो गया तो कंपनी बंद होगी, तो आप थर्ड पार्टी पर डिपेंड हैं। तो और अगर आपने अपवर्क से डिस्कनेक्ट होना है तो फिर आपने क्या करना है कि पैसा इन्वेस्ट करना है B2B, B2C, C2C डिपार्टमेंट के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, ब्रांडिंग के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर। जब आप इधर फोकस होते हैं तो इधर से काम कम आना होता है। एक तो आपका काम कम हो जाता है, दूसरा आपके अखराजात बढ़ जाते हैं। अब ये ट्रांजिशन जो है ये बहुत कम लोग झेल पाते हैं। इधर से पैसे कम आ रहे हैं, उधर से खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। अब जो खर्चा हो रहा है उसको खर्चा नहीं कहते, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और अगर आप इधर से ज़्यादा प्रोजेक्ट पकड़ लोगे तो क्या होगा, उनको डिलीवर करना पड़ेगा। तो आप कितने टफ क्लाइंट छोटी कॉस्ट पर अपने गले डालोगे, आप समझे उतने ही आपने खूंटे ज़मीन में गाड़ के अपने साथ रस्सियाँ बांध ली। हर छोटा क्लाइंट जब आप बड़े हो रहे होते हो, जब आप ट्रांजिट में, तो हर छोटा क्लाइंट एक रस्सी की मान्यता जो खूंटा गाड़ देकर अपने साथ बांधते हैं, उसको तोड़ने के लिए आपको क्लाइंट को ना करनी पड़ती है। यार अभी नहीं लोग, इधर से पैसे जरूरत है, उधर से ना करनी पड़ रही है, क्योंकि डिलीवरीज होती हैं। अब जो आ गए थे प्रोजेक्ट, जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आ गए थे, उनको निकालना था। अब जब वो प्रोजेक्ट टेल पे पहुंचते हैं तो उनकी पेमेंट नहीं आ रही होती, उधर से पेमेंट नहीं आ रही, क्योंकि इधर ब्रांड कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इधर से काम स्लो है, और उधर हम बिड नहीं कर रहे तो उधर से भी काम स्लो है, और एक्सपेंस ज़्यादा हो गए। दिस इज द मोस्ट पेनफुल फेज ऑफ एनी कंपनी जो ऑर्गेनिकली बढ़ने की कोशिश कर रही हो। ये सबकी ज़िंदगी में आएगा। ऑर्गेनिकली बढ़ना है तो आप लंबे अरसे तक चलोगे, वरना 2 साल 3 साल फटाखा खत्म, कंपनी थी अब नहीं है, टाटा बाय बाय। लेकिन अगर ऑर्गेनिक ग्रो करना है तो ये कड़वा घोंट पीना पड़ेगा। आप अखराजात भी कम करते हो, अपने अखराजात भी कम करते हो, कभी कभी आपको लोग रिलीज करने पड़ते हैं, फिर आप ज़्यादा लोग ले आते हो, बट रिलाई ऑन द प्रोसेसेस एंड द ब्रांड, नॉट मी दैट से। और मैं पिछले 1.5-2 साल से यही कर रहा हूँ। अभी जो आपकी सेल्स टीम है ये आउटरीच करती है कि इससे इनबाउंड इंक्वायरीज आती हैं? सब कुछ आता है ना, लेकिन सक्सेस क्या है, देयर वाज अ टाइम जब पूरी टीम बिड करती थी, फिर B2B में गए, बड़े लोगों का आउटरीच करते थे, लिफ्ट नहीं आते थे। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमें रीच आउट करते हैं, हमें ईमेल आई, थोड़ा सा मैं साथ explain काम करता करना हूं, चाहते हैं, हम आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बल्कि अगर आप एक्सप्लेन कर दें बेटर है कि B2B है क्या, ताकि पता चले। देखिए B2B हम बिजनेस है, हमारा एक बिजनेस है, हम दूसरी कंपनी को रीच आउट करते हैं, उनके साथ एज ए कंपनी काम करते हैं। यस, ठीक है, हम उसको रीच आउट करेंगे, उनके साथ बिजनेस करेंगे, सारा कुछ हमारा प्रोसेस स्टैब्लिश होगा,
इन शॉर्ट वर्ड हम बिजनेस टू बिजनेस उनके साथ काम करें। एंड यूजर या एंड कस्टमर उनका होगा, वो वहाँ से प्रोजेक्ट लेते हैं। हाँ, हमने कंपनी के साथ यस, वो आपको B2C का मतलब हाँ, बिजनेस हम सीधा कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं, या एक कस्टमर आया वो हमारे साथ काम कर रहा है, हम आगे बंदे दे रहे हैं लेकिन फेस हम ही है। ठीक है, तो वो इस तरह से हो सकता है। तो इस तरह से हमारा सिर्फ B2B छोटी कंपनी कर सकती हैं। देखिए को कर सकते हो यार। प्रॉब्लम ये है कि B2B कंपनी के साइज को नहीं डिपेंड करता। B2B डिपेंड करता है आपकी मार्केट ब्रांड वैल्यू, रेपुटेशन, SOPs, सोशल एग्जिस्टेंस पे। अगर छोटी कंपनी वो सेटअप कर लिया है और उसकी वैल्यू है तो वो काम कर सकता है और वही से तो वो बड़ी हो जाएगी। और आप तो मेरे ख्याल में नंबर 1 चीज़ ये जो आपने करना B2B बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सेल्स में जब आप आउटरीच करते हैं लीड जनरेशन करके, आउटरीच में आपके B2B आती हैं, B2C आती हैं, टारगेट में किन को फोकस करते हैं? हम दोनों को कर रहे हैं, क्योंकि आजकल पाकिस्तान से ऑगमेंटेशन ज़्यादा हो रही है, तो हम दोनों लीड्स कहाँ से लेके आते हैं, लिंक्डइन से या हर जगह से सर। हर जगह से? देयर इज नथिंग दैट वी आर लीविंग। कंपनी को छोड़ना नहीं चाहिए, जस्ट कैन नॉट से दैट यहाँ से लाएं, यहाँ से लाएं, हर जगह से। लेकिन प्राइमरीली हमारा फोकस जो है लीड हमें ढूंढे यार, हम क्यों लीड को आके कब तक ढूंढें? वो तो ब्रांडिंग है ना सर वही ना, हमें ढूंढना, हमें ढूंढना, तो वही कह रहा हूँ। अच्छा, अगर अब किसी शख्स ने ये सेल्स की टीम को लेआउट करना हो तो सेल्स की टीम के अंदर कितनी तहें बनानी चाहिए इसकी? जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग सिर्फ ये 2 लेयर्स पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लीड करते हैं, आगे इसके होते हैं क्लोजर। आपकी सेल्स टीम ये कितनी लेयर्स पे मुश्तमिल है? ये इसको एक कंपनी के साइकिल पर डिपेंड करता है, समझे? ये डिपेंड करता है कि इस वक्त आप कंपनी का ना एक लाइफ साइकिल होता है कि आप किस स्टेज पे खड़े हैं और उस स्टेज के हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी है। फॉर एग्जांपल बड़े बड़े लोग कहते हैं, कुछ लोग ऐसे थे, ये बड़ी मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, कुछ लोग आपकी कंपनी में आएंगे, वो कहेंगे यार आपने ना प्रोजेक्ट मैनेजर के नीचे स्क्रम मास्टर नहीं रखा हुआ, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करे, स्क्रम मास्टर होना चाहिए। अच्छा, काम तो बात तो बड़ी अच्छी है, बट द क्वेश्चन इज कि हो सकता है उस वक्त कंपनी एक इंटरनेशनल ऑफिस खोलने में इन्वेस्टमेंट कर रही हो, या वो इंटरनेशनल कोई क्लाइंट क्लोज कर रही हो, बड़ा क्लाइंट क्लोज कर उनका फोकस वो हो, या उनका फोकस ब्रांड डेवलपमेंट पे हो जहाँ उनके पास फाइनेंस मैनेज ना हो रहा हो। प्रायोरिटीज देखी जाती है। ठीक है, अगर आप लैविश होने जाएंगे, आपके पास 10 रुपये, आप कहेंगे हमारा ऑफिस भी बड़ा होना चाहिए, पोस्टर भी लगे हुए हों, नाम भी बड़ा हो, पैसा बहा दो, कारोबार कैसे चलाओगे? सो प्रायोरिटीज। कभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आप कर रहे होते हैं, जो डेवलपमेंट कर रहा होता है, QA भी वही कर रहा होता है। कंपनी थोड़ी बड़ी होती है, पैसा होता है, प्रोजेक्ट के अंदर आप QA का बंदा अलग रख देते हैं। कंपनी बड़ी होती है, पैसा आता है, फिर आप प्रोजेक्ट मैनेजर ले आते हैं। कंपनी बड़ी होती है, पैसा आता है, स्क्रम लेयर डाल देते हैं। कंपनी बड़ी होती है, पैसा आता है, CTO लेयर डाल देते हैं। कंपनी बड़ी होती है, पैसा आता है, आप उसके अंदर एनालिस्ट के लेयर डाल देते हैं। सिमिलरली बिजनेस के अंदर होता है, इनिशियली आपके पास फ्रीलांसर आता है, फ्रीलांसर प्रोजेक्ट भी लाता है, बाजू का मैनेज भी वही कर रहा होता है। आपके पास थोड़ा पैसा आता है, आप ऊपर जाते हो तो फिर उसके अंदर एक लेयर बनाते हो। पहली लेयर क्या होती है जी, एक बंदा है जो डायरेक्टली लीड जनरेशन कर रहा है या बिडिंग कर रहा है, दूसरा बंदा है जिसको ओवरव्यू कर रहा है, डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है, और उसके ऊपर तीसरा बंदा है जो पूरे ओवरऑल बिजनेस को देख रहा है। मेरी 3 से 4 लेयर है। टॉप लेयर पे मैं बैठा हूँ, मेरे से नीचे जो वकास भाई बैठे हैं वो पूरे बिजनेस विंग को देखते हैं, फिर उसके नीचे फ्रीलांसिंग का हेड है और सारे छोटे डिपार्टमेंट के हेड हैं, फिर उनके नीचे जो बैठे होते हैं वो जो उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। वो 4 लेयर है, क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो हायरार्की तक पहुंचे। यस, जब टीम का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो जो 1 man शो पहले करना पड़ता है। मोस्टली लोग डिज़ाइन करते हैं पहले स्ट्रक्चर सारा, और सारे रोल्स अपने पास रखते हैं। गलत बात है सर। एरिक रीस की बुक रिकमेंड करूंगा, लीन स्टार्टअप। एरिक रीस, लीन स्टार्टअप एक बुक रेकमेंड करूंगा, जरूर पढ़ लीजिएगा। आप आज के दौर में यू हैव टू बी ए क्विक लर्नर एंड सुपर अडैप्टिव कि व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, हवा किस तरफ की चल रही है। यू हैव टू बी सुपर अडैप्टिव। आप जाएंगे एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन अटेंड करेंगे, वापस आएंगे देखेंगे टेक वर्ल्ड इस तरफ जा रहा है, आप अपने आप री स्ट्रेटेजाइज रीऑर्गेनाइज करेंगे। मैं कर रहा हूँ यार, अब AI का दौर है, कौन फुल स्टैक टीम पे जाके खर्चा करेगा? मैं फुल स्टैक को शिफ्ट कर रहा हूँ AI में, जो कि 6 महीने पहले मेरे ड्रीम में, मेरे प्रोजेक्ट में, मेरे ख्वाब में नहीं था। अब समझ आया कि यार इधर लोड पड़ गया, इधर लोड नहीं पड़ गया, बैलेंस करना है तो ठीक है जी, शिफ्ट तो करना है तो करना है। मैं पहले क्यों स्ट्रक्चर बनाऊँ? इतने का ये डिपार्टमेंट होगा, इतने का ये होगा, वो इसको रिपोर्ट करेगा, इसको रिपोर्ट करेगा, हूँ उसके करेगा या नहीं करेगा। आप फ्लैट हायरार्की ज़्यादा प्रेफरेबल होती है इनिशियली, एंड देन फिर आप हायरार्की के अंदर लेयर सेट। मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था कि जब अकेला ही बंदा, अभी इसने अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले जैसे आपने काम किया सारे रोल्स आपके पास थे, आपने सारे रोल्स ज़हन में डिज़ाइन किए होते हैं,
और खुद ही सारे रोल्स पे काम कर रहे हैं। नहीं, मैंने जहन में डिज़ाइन नहीं किया हुआ था। अच्छा, पहले डिज़ाइन नहीं किया था, बाद में कहीं डिज़ाइन किया। अच्छा, जब इंसान प्रॉपरली वो रोल्स को हायर कर लेता है तो कौन से ऐसे 3 रोल्स हैं जो आप छोड़ना नहीं चाहेंगे? HR, ठीक है, और लीडरशिप एक रोल है, तो नंबर 1 लीडरशिप जो मैं कभी नहीं छोड़ना चाहूँगा, नंबर 2 HR जो मैं कभी नहीं छोड़ना चाहूँगा, और नंबर 3 जो है वो मेरा कंपनी का फेस बिजनेस डेवलपमेंट जो हेड होता है वो मैं कभी नहीं छोड़ना चाहूँगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो टॉप लेयर की डील्स होती हैं वो मार्केटिंग क्रैक करनी है। सेल्स, HR और लीडरशिप। ये 3 रोल मैं कभी नहीं छोड़ना चाहूँगा। मैं डेवलपर था, सब कुछ था, सब छोड़ दिया, पर ये 3 रोल नहीं छोड़ सकता, छोड़ ही नहीं सकता, एंड तक नहीं छोड़ सकता सर, क्योंकि जब मैंने ये छोड़ा समझे मैं रिटायर हो गया। चलिए, ज़बरदस्त हो गया इरफान साहब। अब अगर हमें अपने ऑफिस का थोड़ा सा विज़िट करवा दें ताकि हम सारी डिपार्टमेंट्स देखें और वहाँ पे कैसे सारे प्रोसेस चल रहे हैं वो दिखाएं लोगों को, तो बहुत अच्छा होगा। ज़रूर जी, लेट्स गो। आपने स्टार्ट कैसे किया था ये सारा? मेरा स्टार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था। इस वक्त जहाँ आप खड़े हुए हैं तो मैं आपको बताऊं, ये मेरे ऑफिस की बाउंड्री थी, पीछे कुछ भी नहीं था। अच्छा। यहाँ दीवार थी और मुझे कई साल पता भी नहीं चला कि पीछे एक गोदाम है जिसको मैं खोल सकता हूँ, ऑनर से ले सकता हूँ। तो सर ये जो लोग कहते हैं ना हम गांव में बैठे हैं, हमारे पास इंटरनेट, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनके लिए भी एक मैसेज है। ये इतनी सी जगह भी जो आप कील देख रहे हैं ना, ये यहाँ मैंने एक फट्टा लगवाया हुआ था और ये दरवाज़ा था, ये मेरी CEO की टेबल थी और ये मेरा बेडरूम था। तो मैं यहाँ काम करता था, थक जाता था, यहाँ से आता था, सो जाता था। बेडरूम में ये सोफ़ा कम बेड था, बेड नहीं था, यही था। आज मैंने उसको वहाँ रखा हुआ है। अच्छा। तो ये यहाँ पे मैं खोल लेता था, मैं बैठ जाता था। 2.5 साल मेरी ज़िंदगी यहाँ से यहाँ तक रही, 2.5 साल तक प्रोजेक्ट को पकड़ना, प्रोजेक्ट बिड करना, प्रोजेक्ट लाना, बनाना, डिलीवर करना, पैसे लाना, फिर उनमें से थोड़ा फर्नीचर खरीद लेना। मैं सुबह उठता था, पूरे ऑफिस की सफाई करता था, पोछा लगाता था, वॉशरूम साफ़ करता था, टेबल साफ़ करता था। वो जो 2-4 लोगों ने आना होता था उनसे पहले मैं CEO बन के बैठा होता था। वो चले जाते थे, मैं लॉक करता था, मैं यहाँ सो जाता था। 2.5 ईयर बहुत बड़ा टाइम होता है। अभी शायद किसी को एहसास भी नहीं होगा कि व्हाट इट टेक्स, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में और बताया और जो मैं मैसेज दोबारा भी बताऊंगा, ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती। यू हैव टू वर्क रियली रियली हार्ड फॉर समथिंग। सब्र बहुत बड़ी दौलत है, सब्र, फोकस, डेडिकेशन। मैंने एक ऑफिस बदला, एक बिल्डिंग ले ली, तो मुझे क्लाइंट ने, मुझे ऑनर ने कहा कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मेरे पास और भी बिल्डिंग है। मैंने कहा कहाँ है? कहता उधर से आओ। मैं बार बार एंट्रेंस से आया तो यहाँ पे ना सांप, बिच्छू, ना छत ना कुछ। तो मुझे लगा कि ये दीवार गिराऊंगा तो ये तो एक ही बिल्डिंग है, तो मैंने ये दीवार गिराई। और उसके बाद ये बहुत सारी टाइलें, फर्नीचर, ये सब मेरे हाथ से हुआ हुआ, क्योंकि मेरे पास एडमिन नहीं था, HR नहीं था, स्टाफ नहीं था। मैं खुद ही ट्रक आता था, उतारता था नीचे, लेबर के साथ काम करता था, लेबर चली जाती थी, मैं रात को खुद काम करता था। सो दिस इज हाउ आई सेट अप दैट पार्ट। एज आई सेड, इट टेक्स हेल ऑफ अ थिंग। चले जी, यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस के पास यहाँ पे जिम का छोटा सा इंतज़ाम है ताकि टीम जो यहाँ पे काम करती है उस टीम की हेल्थ का ख्याल भी ये सॉफ्टवेयर कंपनी खुद कर रही है। इनको यहाँ पे ये चीज़ें मिली हुई हैं ताकि अगर कोई वर्कआउट करना चाहे वो कर सके। और इसके साथ एक छोटा सा बूथ बना हुआ है। वो बूथ क्यों बना हुआ है, ये बूथ क्या करता है, किस काम के लिए, दिखाते हैं ये साइड पे। चैलेंज, ये एक कॉलिंग बूथ है जहाँ पे जिस शख्स ने क्लाइंट से बातचीत करनी हो, उसकी कोई मीटिंग है क्लाइंट से, तो साउंड प्रूफ बूथ है जहाँ पे लोग आके टीम मेंबर्स तो बारी बारी मीटिंग कर सकते हैं। तो ये चूँकि साउंड प्रूफ है, कभी आइसोलेट करना पड़ता है पूरी टीम से, तो यहाँ पॉसिबल है। ये साथ में एडमिन ऑफिस है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की टीम बैठती है जो पूरा ओवरऑल लुकआफ्टर करती है, जो भी इंतजामी वो हो उनको हैंडल करने की टीम है। अब चलते हैं हम सबसे पहले DOCF डिपार्टमेंट में और वहाँ देखते हैं कि उस डिपार्टमेंट में कौन सी टीम है, क्या करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? जी, दिस इज़ द मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। और जहाँ पे सारी टीम क्या कर रही है, मोबाइल के ऐप्स बनाती है? जी, यहाँ पे जो मोस्टली रिसोर्सेज हैं दे बिलोंग टू द मोबाइल ऐप डिपार्टमेंट। वी आल्सो हैव वन QA एंड अ बैकएंड रिसोर्स एज वेल, बट प्राइमरीली इट्स अ मोबाइल ऐप डिपार्टमेंट। ठीक है।
और ये मोबाइल ऐप्स किस किस तरह की आप बनाते हैं, आपको क्लाइंट्स किस तरह के काम कहते हैं, इसमें से 1 से 2 एग्जांपल्स? जी बिल्कुल, हमारे पास काफ़ी सारी मोबाइल ऐप्स हैं जिस पे हमने काम किया, इंक्लूडिंग मेडिकल एप्लीकेशंस, चैट एप्लीकेशंस जिसमें हम वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग एट्सेट्रा, और उसके अलावा हार्डवेयर इंस्टॉलेशन विद द ऐप्स। तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऐप्स, लेकिन मोस्टली जो है वो हमारे पास मेडिकल की ऐप्स हैं एंड उसके अलावा चैट की ऐप्स। ठीक है, यहाँ पे डिपार्टमेंट के हेड का रोल क्या होता है? बाकी टीम तो डेवलप करती है, आपका रोल क्या होता है? जी, my role is to align the processes for my team, right? उनको align करना with the projects, deadlines, etc. और उनके काम को ओवरसी करना कि how are they working, उनके टेक्निकली वो किस तरह से काम कर रहे हैं। जो क्लाइंट का काम जब आता है, क्लाइंट राब्ता आपकी सेल्स टीम से ही रखते हैं या आपसे वो कर देगा, आपको हैंडओवर कर देगा? जी, normally the process works like this कि यार when the client is onboarded, he works with the project managers, right? And then the project manager is then talking with the team. And और फिर जो जितनी भी requirements है वो project manager handle कर रहा होता है, and then he is following along with the team. And who is the project manager? I'm sorry? You are the project manager? Yes. Yeah. Okay. Sound good. और आप उससे बातचीत करते रहते हैं, हमेशा राब्ते में रहते हैं उसकी सक्सेस तक? Absolutely. Yeah. यस, गुड। चलिए, थैंक यू। ये डिपार्टमेंट है जहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है, जब तक क्लाइंट का प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा वो क्लाइंट से राब्ते में रहेंगे। सेल्स टीम पहले सेल क्लोज करती है, जब क्लाइंट ऑनबोर्ड करना हो तो प्रोजेक्ट मैनेजर के हवाले करती है। प्रोजेक्ट मैनेजर फिर उसके सारे काम को देखते हैं और कैसे कब कितना काम करवा के उसके हवाले करना है, ये जिम्मेदारी होती है प्रोजेक्ट मैनेजर की। तो ये डिपार्टमेंट में मोबाइल ऐप्स के हवाले से काम होता है, वो यही काम करवा के क्लाइंट को इन्फॉर्म करते हैं, क्लाइंट उसका रिव्यू करता है और कोई चीज़ चेंज करनी पड़े तो इसी डिपार्टमेंट से वो रब्ता करेगा। सारी जो फीडबैक लूप है यहाँ भी होगी मोबाइल ऐप के हवाले से। जी। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अस्सलाम। जी। कैसे हैं सारे दोस्त? ठीक हैं जी? ठीक। अच्छा जी, ये कौन सा रूम है? ये एक प्रोजेक्ट को डेडिकेटेड रूम किया हुआ है, ERP सिस्टम पे काम कर रहे हूँ। ठीक है। इधर डेवलपमेंट टीम भी बैठी हुई है, टेस्ट टीम भी बैठी हुई है। तो डेवलपमेंट टीम में फ्रंट एंड डेवलपर भी हैं, बैक एंड डेवलपर्स भी हैं, ठीक है, और फुल स्टैक भी हैं। तो सब अपने अपने मॉड्यूल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं? स्टैक कौन? इसमें हम मन स्टैक यूज़ कर रहे हैं। मन स्टैक, ठीक है। तो क्योंकि लेटेस्ट है वही चलता है, तो एक स्केलेबल प्रोजेक्ट के लिए इस बेहतर है कि आप यही टेक्स यूज़ करें। सही। इधर फ्रंट एंड के डेवलपर हैं, जी। फुल स्टैक भी हैं, फुल स्टैक भी, वाले लोग। बैक एंड भी है जी। पूरे टीम एक रूम में ही है। इनके रोल ज़रा इन लोगों की आम जुबान में बताएं कि जी। क्या करते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई भी वेबसाइट होती है जिस तरह प्रोजेक्ट है, उसका जो यूजर इंटरफेस है, एक जो सामने नज़र आने वाला है, जो दिखता है, ठीक है, दिखने वाले लोग अलग हैं जो उसको इंटरेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। उस दिखने के पीछे लेट्स से कोई एक बटन है, उस बटन के पीछे क्लिक पे जो लॉजिक चलती है, ठीक है, उस पर क्या परफॉर्म होना है, क्या आपको लिस्ट शो होगी, वो काम करने वाले अलग अलग लोग हैं, ठीक है। उसे हम बैक एंड डेवलपर कहते हैं, ठीक है। ठीक है। और हमारे पास टेस्ट टीम है कि जो कि टेस्ट करती है कि क्या बटन पे क्लिक करने पे सही लिस्ट आ रही है, सही लोग आ रही है, लेकिन तो हमारे पास टेस्ट टीम भी है उसके लिए, ठीक है। तो एक पूरा एक क्या पैनल बैठा हुआ है इधर एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ताकि कम्युनिकेशन गैप भी ना आए। कोई भी हमें कन्फ्यूजन होती है तो साथ QA टीम के साथ हम कम्युनिकेट कर लेते हैं ताकि हम स्पीडी कर सकें। ठीक है। और दूसरा, जब रोल आउट करते हैं तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है? जैसे वाटरफॉल है या क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं रोल आउट करने की चेंजेस को रोल आउट करने के लिए? बेसिकली पहले डेवलपमेंट फेज़ के अंदर हमारे पास यूनिट टेस्टिंग होती है, ठीक है, डेवलपर्स की तरफ से। उसके बाद हमारे पास QA डिपार्टमेंट के पास ये चीज़ आती है, ठीक है। QA डिपार्टमेंट के पास हो के हमारे पास 2 एनवायरनमेंट्स होते हैं, एक स्टेजिंग कहते हैं और एक प्रोडक्शन पे कहते हैं, ठीक है। डेवलपर्स अपने फेज़ के ऊपर अपने एनवायरनमेंट के ऊपर टेस्ट करके उसे स्टेजिंग फेज़ के ऊपर लेके जाते हैं। वहाँ पर हमारी QA टीम जो होती है वो टेस्ट करती है, जो भी चेंजेस हमारी जब गो एड आ जाता है QA टीम की तरफ से, वो प्रोडक्शन के ऊपर जाती है। ये फ्लो हमारा एक चल। दोस्तों, यहाँ पे 3 स्टेजेस में काम किया जाता है। पहली स्टेज जिसमें डेवलपर्स एक अपना सर्वर बनाकर काम करते हैं, जो कोई ऐप डिज़ाइन करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, उसको सिर्फ खुद से टेस्टिंग के लिए वहाँ पे रखते हैं ताकि प्रोग्रामिंग की जा सके। सेकंड फेज़ में
उस पर उसको लॉन्च करते हैं, स्टेजिंग सर्वर कहते हैं, जो लाइव करने से पहले का सर्वर होता है, ताकि बाकी लोग भी मिलकर उसे उन सारी चेंजेस को, उस पूरे सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकें। जब हर चीज़ टेस्ट हो जाती है तो फिर ये मुकम्मल चेंजेस किसी की लाइव वेबसाइट या लाइव जहाँ पे भी एप्लीकेशन उसकी पड़ी है वहाँ पे उसको लाइव करना मुमकिन होता है। तो 3 स्टेजेस पे ये लोग काम करते हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो लोग कोई वेबसाइट या कोई ऐप दिखती कैसे की है, उसकी डिज़ाइनिंग के सारे पार्ट्स जो नज़र आते हैं, विजिबल जो होते हैं, ये डिज़ाइन करते हैं। और कुछ लोग वो हैं जो कि बिहाइंड द सीन प्रोग्रामिंग करते हैं, ताकि जब क्लिक किया जाए तो पीछे कौन सी फंक्शनैलिटी लगी थी, ये सारी डिज़ाइन करते हैं। और तीसरी टीम इसमें QA करती है, यानी क्वालिटी एश्योरेंस, कि क्या कोई चीज़ गलत तो नहीं हुई, कि हर चीज़ ठीक से काम कर रही है। तो ये डिपार्टमेंट, ये छोटा सा यूनिट एक डेडिकेटेड क्लाइंट है इस कंपनी का, उसी की पूरी टीम है और उसके लिए काम करती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट, देखते हैं कौन सा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है, ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। ये रूम में कौन सी टीम बैठती है? क्या सोशल मीडिया सोशल मीडिया, सोशल मीडिया की टीम है। बिल्कुल। क्या जिम्मेदारियाँ इनकी होती हैं? क्या जिम्मेदारियाँ? बेसिकली हमारे पास 3 लीड्स हैं जो कि डिवाइड इस तरह है कि एक सर इरफान के प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं डेडिकेटेडली, एक कंपनी के प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, thirdly जो हमारा CSR इनिशिएटिव है होप टू स्केल, उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। राइट, सो यहाँ पे हमारे पास इज़ा है, आतिका है, लेकिन इनके अलावा वी हैव देन वीडियो एडिटर्स एंड देन ग्राफिक डिज़ाइनर्स, कंटेंट राइटर, एंड देन अगर ज़रूरत पड़े तो हम SEO की टीम को भी इन्वॉल्व करते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। और ये जो सारी टीम काम करती है, इसका मेन जो है पर्पस कि आपके पेजेस तीनों जो है, जिनमें एक इरफान साहब का पर्सनल पेज आता है, बिल्कुल एक आता है ये कंपनी का ऑफिशियल पेज, बिल्कुल और एक जो आपकी वेलफेयर का जो प्रोजेक्ट है वो उसके लिए CSR जो है। इस पे यहाँ पे जो टीम बैठी है सोशल मीडिया मार्केटिंग करती है। 3 डिफरेंट जो पार्ट्स हैं इनके, जिसमें सबसे पहले इरफान साहब जो कंपनी के फाउंडर भी हैं और CEO हैं, उनके पर्सनल पेजेस को मैनेज करने वाली टीम है। उसके बाद दूसरी टीम काम करती है जो स्किल डेवलपमेंट के लिए ये कोर्सेज कर रहे होते हैं, वेलफेयर वाला काम करते हैं। तो उसके जो पेजेस हैं, होप फॉर स्किल, होप टू स्केल, होप टू स्किल, ये पेज मैनेज करती है। तीसरी टीम की कंपनी के जो ऑफिशियल सोशल मीडिया है उसको मैनेज करती है, जिसपे लिंक्डइन, ट्विटर, हर चीज़ आती है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एवरी प्लेटफॉर्म। ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो पूछनी है आपसे, जब आप इरफान साहब के बिहाफ पे मैनेज करती हैं, आप करती हैं, उनकी टोन आपको लर्न करती हैं, एक्चुअली स्टाइल, बिल्कुल, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ पर्सनल ब्रांडिंग तो आपको वो इंसान बन के बैठना पड़ता है। Yes, yes. मैं सर इरफान के साथ बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट जो उनकी टीम है बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, क्योंकि ताकि हम उनका जो एक माइंडसेट है उसको ग्रैब कर लें। वो जिस तरह बोलते हैं, एक टाइम आता है कि आप भी उस तरीके से बोलना शुरू कर देते हो, राइट। और ऐसा नहीं है कि हम खुद डाल देते हैं, जो भी चीज़ वो बना कर देते हैं हम पहले उनसे अप्रूवल लेते हैं अगर ज़रूरी हो, और अप्रूवल के बाद फिर जैसे आजकल एक बहुत ज़्यादा उनकी टिकटॉक कुछ वायरल गई हुई है जिसपे उन्होंने रिसेंटली इंटरनेट ब्लॉकेज के बारे में बात की है। सो इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, राइट। सो उस पर हम अप्रूवल सर इरफान का लेके देन मूव करते हैं। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट आवर CSR इनिशिएटिव, तो वो हम फिर जितना भी हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम अपने बिहाफ पे भी करते हैं। सर को भी कहते हैं कि वो भी करते रहा करें। सो उसमें हमारा फ्री AI बेसिक कोर्स है, देन एडवांस कोर्स है, फ्री कोर्सेज है तकरीबन 6 जो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, वो कोई भी जाके एक्सेस कर सकता है उसकी। सो वी हैव दैट। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम, कैसे हैं सारे दोस्त? ठीक ठाक हैं? अच्छा, वालेकुम। क्या नाम आपका? वकास वकास। वकास, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? ये एक्चुअली डिज़ाइन डिपार्टमेंट है हमारा। ठीक है। इसमें क्या डिज़ाइन करते हैं? ग्राफिक डिज़ाइनिंग या कुछ और? यहाँ पे मल्टी टास्किंग होती है एक्चुअली। यहाँ पे वीडियो एडिटिंग जो हमारे पास टास्क होते हैं वीडियो एडिटिंग के किए जाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग्स के किए जाते हैं, जो पोस्ट थंबनेल्स वगैरह जो हम डिज़ाइन करते हैं। और इसके अलावा एक और वास्ट फील्ड है जो हम UI UX की यहाँ पे डिज़ाइनर्स हैं जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर काम करते हैं। ठीक है। और कितने लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पे अराउंड 7 to 8 पर्सनस की टीम है हमारी। सारे कैटरी डिपार्टमेंट की? जी जी। और आप इसको हेड करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। आप किसको रिपोर्ट करते हैं? डायरेक्टली जो होता है मैनेजमेंट में या प्रोजेक्ट मैनेजर्स उनके साथ रिपोर्ट करते हैं। और जो हमारे ज़्यादातर वीडियो एडिटर्स का काम है वो मार्केटिंग के साथ रिपोर्ट किया जाता है, या डायरेक्ट हमारे CEO के साथ जो है ना टास्क वगैरह जो रिपोर्ट किया जाता है रिपोर्ट। सही। तो ये डिपार्टमेंट है जहाँ पे क्रिएटिव काम किया जाता है। यहाँ पे UI UX
यानी यूज़र इंटरफेसेस डिज़ाइन किए जाते हैं, वो डिज़ाइनर्स यहाँ पे बैठे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो वीडियो एडिटिंग वाला या ग्राफिक्स वाला काम करना हो तो यही डिपार्टमेंट करता है। ये डिपार्टमेंट रिपोर्ट करता है पीएम्स को, यानी प्रोजेक्ट मैनेजर्स को, जो कि साथ वाले रूम में बैठे हुए हैं। हम अभी वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके उनसे पूछते हैं वो क्या करते हैं, किस तरह से क्लाइंट से बातचीत करते हैं, क्लाइंट से जो सारी कम्युनिकेशन है उनकी चलती है, और फिर अपनी जो बाकी टीम है टेक्निकल टीम, इसके साथ कैसे वो रेस्पॉन्ड करते हैं, कैसे काम करवा के क्लाइंट को हैंड ओवर करते हैं। तो चलते हैं पीएम्स के पास। थैंक यू सो मच। ये स्टार्ट करो। वालेकुम सलाम। कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये कौन से डिपार्टमेंट है? ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है। प्रोजेक्ट मैनेजर्स, ठीक है। कितने यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं? हम लोग अराउंड यहाँ पर 5 प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं यहाँ पर। ये आपकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं? हमारा काम ये होता है कि जब भी बिजनेस डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट आपकी कंपनी में आता है तो फिर हम उसको प्लान करते हैं, फिर उसका एक सारा मेजर प्लान करके फिर हम नीचे टीम्स में डिवाइड करते हैं और फिर उनसे काम जो है वो आगे क्लाइंट कम्युनिकेशन के थ्रू उनको डिलीवर करते हैं। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब से स्कोप लेना होता है हमने, जैसे हमारे पास बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट आता है, प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड होता है, तो हमें सबसे पहले उसको क्लियर आउट करना होता है कि इसको एक्चुअली चाहिए क्या। फिर क्लाइंट कम्युनिकेशन में जाते हैं, उसको क्लियर आउट करते हैं, फिर उसकी प्लानिंग के अंदर जो है वो सारी उसको ब्रेक डाउन किया जाता है कि क्या टास्क हैं, क्या सब टास्क हैं। फिर उन सब टास्क को मज़ीद डिवाइड किया जाता है स्प्रिंट्स के अंदर, और वो फिर स्प्रिंट्स जो हैं वो आगे टीम को एलोकेट की जाती है, फिर वो सारी वो उनको मैनेज करना होता है टीम को। फिर जो टीम डिलीवर करती है फिर वी विल हैव टू प्रेजेंट दैट पर्टिकुलर पॉइंट टू द क्लाइंट, और फिर हम उनको चेक करके उनसे वेरिफिकेशन लेके और इस तरह से पूरा प्रोसेस एंड टू एंड फिर हम उसको डिलीवर करता है। ठीक है। मेरी टीम जब कोई क्लाइंट को लेके आती है और क्लाइंट के काम के मुताबिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स लेती हैं आपसे जी, और उसके बाद जब क्लाइंट को ऑनबोर्ड करना होता है करते आप हैं, क्लाइंट को ऑनबोर्डिंग प्रोसीजर में वो लेके आते हैं। अच्छा, बिजनेस डेवलपमेंट का काम होता है कि कंपनी के अंदर आपने बिजनेस लेके आना है, उसके अंदर पहले वो लीड जनरेट करते हैं, देन उसके अंदर वो क्लोज करते हैं। जो ऑनबोर्डिंग प्रोसीजर है, हाँ जी, वो फॉलो कौन करती है? टीम बीडी करती है? BD करती है। जब ऑनबोर्ड हो जाता है, क्लाइंट ऑफिशियल हो जाता है, फिर वो हमारे हैंड ओवर कर देते हैं कि नाउ इट्स योर टर्न। फिर हम, क्योंकि वो एक बेसिक लेवल पे होता है, उनको बस ये चाहिए होता है कि हमें लेट्स से हमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, उसके अंदर हमें ये फीचर्स चाहिए। अब हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमें एक डॉक्टर पेशेंट की अपॉइंटमेंट बनानी है, ये एक फ़ीचर BD की तरफ से आएगा। बट अब उसके अंदर 1000 फीचर्स छोटे छोटे होंगे जो हम लोग मजीद डिस्कशन के थ्रू उनसे एक्सट्रैक्ट करवाएंगे, एंड देन फिर उसके बाद हमने टीम को एलोकेट करना है, टीम से काम करवाना है, किस तरह से करना है, उसको किस तरह से ब्रेक डाउन करना है ताकि वो कोई भी डिपेंडेंसी प्रॉब्लम ना हो, टाइमली डिलीवर हो सके, बजट के अंदर डिलीवर हो सके। वो सारी प्लानिंग करके वो हम फिर आगे उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और जब तक ये क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होता, आप खुद उससे आइंदा कॉरेस्पॉन्ड करते हैं बजाय कि मेरी टीम करे। आप चल जाती है। ठीक। फिर वो हमारी डेली मीटिंग्स होती हैं क्लाइंट के साथ, वीकली डेली जो भी हम लोग सेटअप करते हैं, उनके साथ हम प्रोग्रेस शेयर कर रहे होते हैं, उनसे फीडबैक ले रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि रनिंग प्रोजेक्ट के अंदर क्लाइंट को कुछ मजीद एडिशन चाहिए होती हैं, फिर वो डिस्कशंस वो भी हम करते हैं कि इसके अंदर मजीद अगर आपकी टाइमलाइन चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती, वो सारा गाइड करना होता है। समटाइम्स क्लाइंट ऐसा कुछ मांग रहा होता है जो कि फिजिबल नहीं होता, फिर वो उसको हमें ही गाइड करना होता है। बेसिकली जैसे ही प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड होकर हमारे पास आता है, उसके बाद फिर हमारा होता है, और डिलीवरी के बाद फिर वो बिजनेस डेवलपमेंट और अकाउंट्स वाले फिर वो मैनेज करते हैं। बाकी जो क्लाइंट्स हैं, कभी ऐसा भी होता है कि उनको बिल्कुल इल्म ना हो कि उनको क्या चाहिए, जस्ट वो अपनी नीड्स बताएं, मुझे कुछ ऐसा करना है, यानी मुझे सेल्स के लिए कुछ सिस्टम बिल्ड करना है, और आप उन्हें सजेस्ट करें कि ऐसा सिस्टम होगा। हाँ बिल्कुल, ये कह लें 50-60% टाइम्स ऑफ ऐसा हो जाता होता है। उसमें ये होता है कि जो बिजनेस डेवलपमेंट टीम होती है, फिर वो हमारे डिपार्टमेंट से जो है वो और तरह के लोग भी लेके जाते हैं कि जस्ट फॉर दिस केस कि एक हमारे पास लीड है, उसके अंदर ये उसकी रिक्वायरमेंट है, बट वो टेक्निकल लेवल पर भी उसको गाइड करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर्स टेक्निकल भी होते हैं, तो हम लोग खुद कोडिंग नहीं कर रहे होते, बट हमारा बैकग्राउंड भी टेक्निकल होता है, तो हमें पता होता है किस तरह। तो फिर हम उनकी लीड के लिए उनके साथ हेल्प के लिए जाते हैं, उनके साथ क्लोजिंग कॉल्स में भी जाते हैं, हमारे कई जो PMs हैं वो जाते हैं, फिर हम वो क्लाइंट को एजुकेट करके वो सारे फाइनलाइज करके तो फिर हम उसके ऊपर फिर बजटिंग और वो सारा कुछ किया जाता है। जब तक क्लाइंट का काम जो है कंप्लीट नहीं होता, तो आप क्लाइंट से भी बातचीत करते हैं, दूसरी तरफ अपनी टीम से। बिल्कुल ऐसा ही काम ऐसा ही है, बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी है कि आप दोनों तरफ बिल्कुल कम्युनिकेशन रखें और काम उसका मुकम्मल करवा के दें। बिल्कुल ऐसा ही है। प्लस प्लानिंग जो करनी है कि कब क्या चीज़ एग्जीक्यूट होगी, कब चीज़ क्या प्रायोरिटाइज होगा, और मेक श्योर करना कि ये टाइमली और बजट के अंदर ही हो, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दोस्तों, ये डिपार्टमेंट है PMs का, यानी प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं यहाँ पे, जिनकी ड्यूटी ये होती है जब इनकी टीम जो सेल्स की टीम है या बिजनेस डेवलपमेंट की टीम, वो जब
किसी क्लाइंट को लेके आती है, तो क्लाइंट के जो प्रोजेक्ट की इंक्वायरी इन तक पहुंचती है, ये इस पर रिसर्च करते हैं इसमें क्या कुछ चाहिए, ये रिसर्च करते हैं कब तक ये काम मुकम्मल हो, और ये देखते हैं कौन सी हमारी टीम है जो फ्री है उसको हम इस्तेमाल करेंगे, कितने रिसोर्सेज चाहिए और हम किन को इस्तेमाल करेंगे। फिर ये अपनी बीडी टीम को बताती है कि भाई ये ऐसे इतने रिसोर्सेज चाहिए, इतना टाइम खर्च होगा, ये सब कुछ। बीडी टीम उसके बाद क्लोजिंग करती है, क्लाइंट को मनाती है, ऑन बोर्ड करती है, उसको ऑन बोर्ड करने के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर के हवाले करती है। प्रोजेक्ट मैनेजर भी उससे मीटिंग करते हैं कॉल्स पे या वीडियो कॉल्स पे, जैसे भी उनकी जो बाकी नीड्स हैं वो समझते हैं, और उसके बाद अपनी टीम से ये करते हैं करस्पॉन्ड, उनसे सारा काम करवा के फिर क्लाइंट के हवाले करते हैं। क्लाइंट के साथ प्रोजेक्ट कंप्लीट करने तक ये राब्ते में रहते हैं, और दूसरी तरफ ये अपनी टीम को लीड करते हैं। एज ए टीम लीडर भी शायद आप ही काम करते हैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से। जी, उसमें ये है कि टेक्निकल लीड्स भी होते हैं हमारे पास, जो कि आपके नीचे होते हैं, जो हमारे नीचे होते हैं। मेन हेड टेक्निकल लीड्स वो इनके नीचे आते हैं, जो डिपार्टमेंट है इनका डेवलपमेंट वाला वहाँ बैठे होंगे, तो ये अपनी टेक्निकल लीड को ये चीज़ें बताते हैं कि क्लाइंट ने ये चाहे। टेक्निकल लीड फिर वो काम अपनी टीम के किसी पर्सन से जिससे वो चाहे करवा के देते हैं। ऐसी है, बिल्कुल ऐसा ही है समहाउ। और कुछ टाइम्स ऐसा होता है कि आपकी टीम की जो है वो डेडिकेटेड होती है 8-10 लोगों की, इनके ऊपर टीम लीड होते हैं, और वो फिर बिल्कुल स्कैटर्ड होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो थैंक यू मच, वेरी मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक, आप बताएं? ये एचआर डिपार्टमेंट है, हाँ जी, और आपका नाम क्या है? यूसरा। यूसरा, ठीक है यूसरा, आप क्या करती हैं यहाँ पे? मैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस करती हूँ यहाँ पर। हमने एक्चुअली कंपनी को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया हुआ फ्लेक्सिबल। बहुत कंपनीज में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होता। हमने लाइक माउंट नहीं किया हुआ, हमने पूरी कंपनी को ऐसा नाइस एनवायरनमेंट दिया हुआ है कि सब प्रोडक्टिवली यहाँ पर काम कर सकते हैं, और लाइक कभी किसी को कोई लाइक इवेंट्स का मैनेज करना हो तो वो हम कर लेते हैं। ठीक है, और अगर हायरिंग करनी हो तो आप करती हैं? हाँ जी, हायरिंग। इनके जो पेरोल्स हैं वो आप करती हैं टीम? पेरोल्स के लिए एक्चुअली हमने प्रॉपर एक एडमिन डिपार्टमेंट है, वो उसको मैनेज करता है। चलें, ज़बरदस्त। दोस्तों, छोटा सा डिपार्टमेंट है यहाँ पे एचआर का, जिसका मकसद ये है कि एक बॉन्ड डेवलप किया जाए टीम के साथ, और जो हायर मैनेजमेंट है साथ में अगर इवेंट्स करने हो, कुछ ऐसी चीज़ें करनी हो, हायरिंग करनी हो, तो ये सारा यही डिपार्टमेंट करता है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सीवीज को भी चेकअप करते हाँ हैं, जी, हम shortlist शॉर्टलिस्ट करते हैं और फिर इंटरव्यूज कंडक्ट करते उनके इंटरव्यूज कौन करता है कंडक्ट? हैं। लीड्स वो करते हैं हमारे। जो टीम लीड्स। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, टीम लीड्स वो सारी जो शॉर्ट लिस्टेड सीवीज हैं उनके इंटरव्यूज करते हैं, उसके बाद वो फाइनलाइज करते हैं किसको हायर करना है किसको नहीं करना। तो चलते हैं नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे वो हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स, वो आगे होंगे। जैसे ही वो उनसे बात होती है, देखते हैं क्लाइंट से वो कैसे बात करते हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या कुछ हैं। चले, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अच्छा जी, डिपार्टमेंट है एसईओ का। हाँ जी, ये अच्छी बात। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप क्लाइंट की एसईओ करते हैं या अपनी जो? हमारे पास क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, और हम अपने ज़ैमन के और सारे फान के जो सोशल मीडिया और बाकी वेबसाइट्स हैं उनका भी एसईओ करते हैं सर। ठीक है, कितने लोग यहाँ पे? यहाँ पर 8 से 10 लोगों की टीम है एसईओ। और ये किस तरह की एसईओ करते हैं? ऑन पेज, ऑफ पेज, हमारे पास टेक्निकल सारे ही करते हैं? हाँ जी, हमारे पास कंप्लीट प्रोजेक्ट आता है, उसमें ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल हर किस्म की एसईओ करते हैं हम। क्लाइंट की ऐसे भी आते हैं जिनको सिर्फ आपकी एसईओ चाहिए और सर्च नहीं चाहिए, या जो काम दूसरा पहुंच रहा है एजेंसी में उन्हीं हमारे का पास सब टास्क ये होता हाँ है। जी, हमारे पास एक या 2 प्रोजेक्ट इस तरह के भी चले हैं जिनको सिर्फ एसईओ के प्रोजेक्ट्स हैं, और कुछ हमारे पास प्रोजेक्ट इस तरह के जो डेवलपमेंट से प्रोसेस होकर यहाँ पे आए हैं, जिनकी एसईओ भी है और पूरा डेवलपमेंट पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है। क्या करते हैं एसईओ में आप? एसईओ में हमारा जो सबसे मेन स्टार जब करते हैं तो एसईओ का ऑडिट, और उसके बाद हम उनको एक प्रपोजल सेंड करते हैं। उसके बाद ऑन पेज के फैक्टर्स हैं उनको लेके चलते हैं, और जिस तरह हम पूरी टीम है तो हम ऑफ साइड का जो है काम वो टीम में डिवाइड करते हैं, ऑन साइड का और टेक्निकल का काम जो है ना वो हम देख। ठीक है, लीजिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का डिपार्टमेंट है एसईओ का डिपार्टमेंट, जहाँ पे क्लाइंट्स की वेबसाइट्स या इस कंपनी की अपनी ज़ाती वेबसाइट्स और प्रोफाइल की एसईओ की जाती है, ताकि उसकी जो इनबाउंड मार्केटिंग अच्छी की जाए, वहाँ पे इंक्वायरीज आ सकें, और उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मिल सकें, और क्लाइंट के जो भी गोल्स हों
अगर क्लाइंट अपनी साइट की एसईओ करने के लिए कहता है, उनके जो भी गोल्स हों वो पूरे यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे ऐसा भी है कुछ लोग ऐसे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग और वीपीसी। जी बिल्कुल, यहाँ पे सोशल मीडिया भी है, इसी रूम में है या डिपार्टमेंट डिफरेंट है? वो डिफरेंट, लेकिन इस रूम में भी हैं। खुज़ैमा भाई हैं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के हैं, तो ये सोशल मीडिया का भी देखते हैं और कंपेन्स जो है ना वो भी रन करते हैं। ठीक है, कैंपेन्स पीपीसी रन करते हैं, पीपीसी करते हैं ना, ठीक है, ज़बरदस्त। ये दोस्तों यहाँ पे पीपीसी भी करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पे एसईओ का काम करते हैं। ये सारी टीम 78% बैठे हैं जो कि एसईओ की सर्विसेज देती हैं इस कंपनी की तरफ से। अगर इसी कंपनी को चाहिए या इस कंपनी के क्लाइंट्स को चाहिए। चलते आगे। अच्छा, ये डिपार्टमेंट कौन सा है? इस डिपार्टमेंट में क्या होता है? ये हमारे 2 डिपार्टमेंट्स हैं। ये हमारा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जो एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट पे काम करता है, ठीक है, और ये मोस्टली हमारे एआई के लोग बैठे हैं। वैसे तो एआई के लोग फैले हुए हैं, लेकिन जो डेडिकेटेड डॉक्टर साहब को रिपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा एआई के लोग यहाँ बैठते हैं और यहाँ फुल स्टैक प्लस एआई के लोग बैठते हैं। डॉक्टर साहब क्योंकि इसको लीड कर रहे हैं तो आई विल हैंड इट ओवर टू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब पता है नहीं आपने? जी बिल्कुल। सो एसेंशली ये एआई डिपार्टमेंट की ख़ास बात ये है कि ये मेरा ख्याल जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उसमें सबसे पहले हमने ये इनिशिएटिव लिया जब अभी तक ये एआई का नया बूम भी नहीं आया था, और फिर हमने इसको ग्रो अप किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम काफ़ी ज़्यादा बिजनेस इरफान कर चुके हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं। आए प्लीज़ आए। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास टीम जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, हमारे पास बहुत बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, ITU से, UMT से, फास्ट से। और मज़े की बात ये है कि इस जगह पे आके हम इनको और ज़्यादा ग्रोम करते हैं। तो AI इन इटसेल्फ सिर्फ एक डेवलपमेंट नहीं है, ये एक माइंड सेट है। तो यहाँ आके बच्चे सबसे पहले वो रिसर्च और प्रॉब्लम सॉल्विंग का माइंड सेट जो है वो डेवलप करते हैं, और उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, कंप्यूटर विजन के प्रोडक्ट्स हैं, और हमारे पास स्पीच प्रोसेसिंग, जितनी भी ये AI की डोमेन्स हैं उन सब के माशाल्लाह एक्सपर्ट हमारे पास हैं। और उसमें हमने डिफरेंट प्रोडक्ट जो है ना सिर्फ बनाए हैं, डिलीवर किए हैं, बल्कि हमारे क्लाइंट्स जिनको हमने डिलीवर किए हैं वो अभी भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि, और इसका सारा जो क्रेडिट है वो मैं इस टीम को देता हूँ, क्योंकि ये इतनी मेहनत से इन्होंने काम किया है कि क्लाइंट जो है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। एंड सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, होप टू स्किल जो हम AI पढ़ाते हैं ये बच्चे उससे वॉलंटियर करते हैं, और जो सारा कंटेंट प्रिपेयर होता है उसका क्रेडिट भी इन लोगों को जाता है, क्योंकि यही हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, यही हमारी बैकएंड टीम है जिस पूरे पाकिस्तान में AI बना। ज़बरदस्त। दिस इज व्हाट दे डू। अच्छा, पहली बात यहाँ पे जो लोगों के ज़हन में आती है ना कि वो सोचते हैं AI सिर्फ ChatGPT है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये कैसे डिफरेंट है, और ChatGPT के आने से पहले आप किस तरह के काम कर रहे थे क्लाइंट्स के लिए, किस तरह की नीड्स जो NLP है, दैट मीन्स कि आप जो लैंग्वेज हैं प्रोसेस करना जानते हैं, पहले से अपनी मॉडल्स ट्रेन करते हैं आप? जी बिल्कुल। ये ना डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है। अच्छा, अपना मॉडल जो है वो ट्रेन करने पे आपको पता है मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी लगते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, इन सब ने ना बहुत ओपन सोर्स मॉडल्स की रिपोजिटरी बनाई है। तो हम पहले हमारी कोशिश होती है कि उधर से मॉडल लेके उसको फाइन ट्यून करें। ये एक नया लफ्ज़ है जो AI के लोग समझते हैं, ये एक ख़ास किस्म की ट्रेनिंग होती है। तो टेम्पलेट लेके सर आपको सीधा करके चाहिए। मेरे सिर्फ ये कहना चाहते हैं, जैसे कोई ग्रेजुएट हो गया यूनिवर्सिटी से, उससे प्रोग्रामिंग नहीं आती, लेकिन ग्रेजुएट है उससे आप प्रोग्रामिंग कोई सिखा दी, एग्जैक्टली 2 मंथ्स लगेंगे, उससे 16 साल की वो पढ़ाई नहीं करवानी पड़ेगी। ये आपने बहुत अच्छा कवर किया। एग्जैक्टली कि उसे पहले कुछ चीज़ें पता होती हैं, आप उसे ज़रा और इम्प्रूव करते हैं तो वो आपका प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व कर देता है वो मॉडल। बिल्कुल ठीक है। जो यहाँ पे टास्क ये बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं, ये टास्क कैसे के होते हैं? क्या AI जो है ऑन डिवाइस की पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो किस लेवल तक की? जी बिल्कुल। क्या NLP ऑन डिवाइस इन डिवाइस पे फ़ोन पे पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ना हमें समझनी चाहिए, AI बहुत हंगरी है, उसको ना इलेक्ट्रिसिटी और कंप्यूटर बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। हम ये करते हैं कि हम मॉडल्स सर्वर पे डिप्लॉय कर देते हैं, तो ये मोबाइल जो भी इनका सवाल होता है ये उस सर्वर से पूछते हैं, वो सर्वर इनको जवाब दे देता है। लेकिन अब कुछ मॉडल्स ऐसे जो है आने शुरू हो गए हैं, मतलब रिसर्च बहुत ज़्यादा हो रही है, बड़ी तेज़ी से ये फैल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ना
कम एनर्जी के साथ जो है ना आपको ये फैसिलिटीज़ जो है AI की दे सकते हैं, लेकिन ये अभी नई फील्ड है, इसमें अभी काम चल रहा है। सही, बिल्कुल ठीक है। तो इस पे जो AI के अंदर आपने पहले NLP भी काम करते हैं, क्या इसमें जनरेटिव जो AI है इसमें काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमने स्टार्ट किया था डिस्क्रिमिनेटिव AI से। डिस्क्रिमिनेटिव AI के बाद जनरेटिव AI जो है वो उसकी ख़ास बात ये है कि उसमें ये दोनों पावर्स भी होती हैं। तो हम डिपेंड के ये करता है कि हमारे क्लाइंट की नीड क्या है। जैसे अगर क्लाइंट की नीड कोई क्लासिफिकेशन है तो फिर हम देखेंगे कि कौन सा न्यूरल नेटवर्क जो है वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। लेकिन अगर क्लाइंट ने कोई पिक्चर्स जनरेट करनी है, टेक्स्ट जनरेट करना है, या कोई कन्वर्सेशन जनरेट करनी है, या फोरकास्टिंग करानी है, तो हर एक के लिए फिर हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ या डिफरेंट टाइप के मॉडल्स जो हैं वो ट्रेन करके फिर उनको डिलीवर करें। दोस्तों, हमारे इदारे में अब AI का कोर्स भी दस्तयाब है जिसमें आपको वेब डेवलपमेंट से लेकर AI तक सिखाया जाएगा। ये बेसिक कोर्स है और इस कोर्स के अंदर आपको वेब डेवलपमेंट सारी आएगी, वर्डप्रेस, लारावेल, PHP, MySQL, और उसके बाद पाइथन सिखाई जाएगी, जिसके साथ आप सीखेंगे कैसे आपने अवेलेबल जो GPT मॉडल्स हैं इनको इस्तेमाल करके इंटीग्रेट करना है अपनी ज़ाती ऐप्स के अंदर। आप भी ऐसी AI वाली ऐप्स बना सकेंगे। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो इसकी सारी तफसीलात हमारे इस पेज पे मौजूद हैं। अगर आप फ़ोन पर रब्ता करना चाहें, हमारे इदारे के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जस्ट एक मैसेज ड्रॉप कीजिए, हमारी टीम आपसे रब्ता करके आपको इन्फॉर्म कर देगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम। ये हमारा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर प्राइमरली फुल स्टैक डेवलपर्स बैठे हैं, फ्रंट एंड बैक एंड पे काम हो रहा होता है। इसको हम ड्राइव हॉल कहते हैं। हमारा एक इनिशियल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो पिछले कई सालों से चल रहा है, और उस प्रोजेक्ट का साइज़ इतना बड़ा है कि उस पर 2 कंपनी आराम से डेडिकेटेडली काम कर सकती हैं। और क्रेडिट जाता है यहाँ हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं राना वकास साहब, उस पूरे प्रोडक्ट को देखते हैं, प्लस इन्होंने आके बहुत सारे प्रोसेसेस इंट्रोड्यूस करवाए, सिस्टम ठीक किए, बहुत ही आराम से बैठे हैं वकास भाई। ही लीड्स एवरीथिंग, और मेरा इसमें कोई अमल दाखिल नहीं है। तो वकास भाई को मैं माइक दूंगा, वकास भाई से आप सवाल पूछें। अच्छा वकास भाई, ये कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या करता है, इसमें टीम की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, स्किल सेट कौन सा है इनके पास? जी, ये बेसिकली हमारा एक प्राइमरी एक क्लाइंट है, USA बेस्ड क्लाइंट है। जैसा कि अभी सर इरफान ने भी आपको बताया उसके बारे में, तो उसकी ये सारी टीम है। इसके ऊपर डिफरेंट स्किल सेट के लोग हैं, ठीक है। इसमें ये एक कंप्लीट क्योंकि प्रोडक्ट है, तो इसमें हमारे पास डेटाबेस के एक्सपर्ट्स हैं, QA क्वालिटी एश्योरेंस के एक्सपर्ट हैं, हमारे पास बैकएंड के स्पेशलाइज लोग हैं, उसके अलावा फ्रंट एंड के स्पेशलाइज लोग हैं। फिर उसमें हमारे पास इसमें जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसमें QA ऑटोमेशन भी है, जिसमें कि आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, एक ऑटोमेटेड QA होता है जो कि ये आपकी जो नई बिल्ड जाती है उसको वो प्रोसेस करके पास या फेल करते हैं, तो उसके भी एक्सपर्ट हैं। तो मोर देन 20% जो है ना इस टीम में हमारे पास हैं। ठीक है, और ये कौन से स्टैक पे काम कर रहे हैं? अभी जैसा मैंने आपको बताया कि डिफरेंट हमारा स्टैक है, फुल स्टैक आप उसको कह सकते हैं। हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज़ है, .NET लेटेस्ट वर्जन जो कि 7 है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। डेटाबेस में हमारे पास Azure सर्वर है, ठीक है। और मोस्टली ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो Azure जो सर्वर है उसकी यूटिलिटीज़ और उसी के ऊपर डिप्लॉयमेंट्स हैं उनकी। उसके अलावा फ्रंट एंड में हमारे पास एंगुलर है, और एंगुलर भी हम लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। और इसके अलावा ऑटोमेशन टूल है जिसमें कि हम साइप्रस को यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं जिस पे कि हम काम कर रहे हैं। सारी टीम जो है सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, डेडिकेटेड टीम है? जी जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक। और इसके अलावा हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो उसके लिए हम जीरा यूज़ करते हैं, जो कि एक इंटरनेशनल टूल है फॉर मेंटेनिंग इश्यूज और प्रोजेक्ट। इस टीम के लीड कौन है? आप टीम? जी, प्राइमरीली मैं ही लीड हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर, जो कि क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गैदरिंग, बिल्ड्स की। उसके बाद जो 20 लोग हैं आपकी टीम में, ये सारे एक लेवल पे हैं? नहीं, उसके बाद भी इसमें कैटेगरीज हैं, जिससे मैंने आपको बताया था हमारी लेयर्स हैं, बैकएंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, फिर उसके स्पेसिफिक लीड्स हैं जो कि मेरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं। वैसे लोग रिपोर्ट करते हैं इस टीम में से आपको?
सारे ही मुझे रिपोर्ट डायरेक्ट भी करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट भी रिपोर्टिंग है। हमारा मॉडल ऐसा है कि लीड्स के थ्रू भी मेरे पास आती है, हमारी डेली स्क्रम मीटिंग होती है, उसमें ओवरऑल टीम की जो है वो मीटिंग हो जाती है, और फिर स्पेसिफिक हम जो है वो कोई नए टास्क हैं या उसके मुतालिक जो भी हमारी फिर डिस्कशन होती है वो लीड्स के साथ भी होती है। ठीक है, जो डे का आगाज़ होता है वो स्टैंड अप मीटिंग से होता है नॉर्मली जी, और वो जो भी डे की रूटीन है रोस्टर ऐसे से करते हैं। दोस्तों ये टीम डेडिकेटेड है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए काम कर रही है टीम। इसमें टेक्नोलॉजी जो है इस्तेमाल करती है माइक्रोसॉफ्ट का अजूर और साथ में .NET, और इस टीम में फ्रंट एंड बैक एंड के लोग हैं, साथ में QA के लोग हैं जो काम करते हैं, और वकास सर इस टीम को लीड करते हैं और ये रिपोर्ट करते हैं क्लाइंट को भी और अपनी CEO इरफान साहब को। हाँ, मुझे कोई रिपोर्ट नहीं करता भाई। आपने जान छुड़ाई हुई है। नहीं ना, मुझे रिपोर्ट नहीं करेगा। ये रिपोर्ट मुझे ना जी, ऑनरशिप नहीं है, इन्होंने कई साल हो गए हैं, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी इन्होंने मुझे रिपोर्ट की हो, मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी मैं हूँ क्या हो रहा है। शुरू में कभी होता था कोई पटाखा धमाका हुआ तो मैं आया, लेकिन अब वो भी नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव डन अ ग्रेट जॉब, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। सो हम मिलते हैं, हम गपशप करते हैं, हम स्ट्रेटजी करते हैं, हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, बट ही इज़ माशाल्लाह टेकिंग एवरीथिंग, ही इज़ सिंगल हैंडेडली इज़ एनफ टू डू। दोस्तों मुझे भी एक ना CEO चाहिए ऐसे का जो इंजॉय कर सके। देखो मैं सबके सामने घर में सपोर्ट नहीं करता। नहीं, मैं उसके दस्याब हूँ, मैं अपनी कंपनी में CEO बनूंगा, लेकिन मुझे एक मुदस्सर साहब चाहिए साथ में जो मुझे रिपोर्ट ना करे और बाकी सबको ट्रेन करे कि रिपोर्ट नहीं करना, खुद सारे काम कर लें। बिलीव मी ये आइडियल है, आइडियल, ताकि CEO जो फोकस करे, कोई टीम में से ओनरशिप लेता है वो बंदा सलूट के काबिल होता है। और तो कह रहा हूँ का बड़े भाई हैं मुदस्सर ये साहब आपको नहीं इसके मैं राणा वकास और सॉरी सॉरी तो हम इनको कहते हैं। इसके लिए मैं सर इरफान का और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस प्रोजेक्ट को सिंगल हैंडेडली कर सकूँ। इतना डाउन टू अर्थ है हमारा ये भाई। दोस्तों किसी ने एक ने मुझसे सवाल किया कि सर आप किस चीज़ को ट्रेनिंग कहते हैं, तो मैंने कहा था भाई जिस दिन आप जंप लगाना शुरू करते हैं, आपने चलना फिरना सीखना होगा, तो स्कूल कॉलेजेस आपने ठीक हैं, आपने जंप लगाना शुरू करना है तो आपके लिए जॉब सबसे बेटर ट्रेनिंग सेंटर होता है। इसके बाद अगली चीज़, सबसे अच्छा इंस्ट्रक्टर ट्रेनर आपका बॉस होता है। हम अपनी जॉब पे जिम्मेदारी को बहुत समझते हैं, ये जिम्मेदारी को एंजॉय करना चाहिए। जो लोग इसको एंजॉय करते हैं तरबियत उनकी होती है। ऐसे तमाम लोग जो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करते हैं और अपनी बॉस को एज ए ट्रेनर समझ के उससे कहते हैं मुझे मज़ीद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दीजिए, वो ट्रेनर होते हैं। और ये टीम बिल्कुल ऐसे कर रही है, इंशाल्लाह ये टीम ज़बरदस्त। आपको बताओ ये भाई जी जी आज कैमरे को देख कर ना ये राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड बैठे मतलब दोनों ना ये लीड्स हैं। राइट ये मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा इस कमरे में आया और कोई बात सुने बगैर, कोई जुगत खाए बगैर मैं यहाँ से आप लोगों में साथ जा रहा हूँ। अच्छा एक्स्ट्रा जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, इस माइक की एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है, मैं जहाँ भी मिलूँ नहीं वो चल लगा दे। आप कैसे बात किए लेकिन ये अच्छा है। वेरी सीनियर मेंबर, जब हम 5-10 लोग होते थे इन्होंने हमें तब ज्वाइन किया है और उस तरह हमें साथ बैठे हुए हैं। इज़ अगेन सीनियर मेंबर जब मैं बिल्कुल शुरू में ज्वाइन किया और पार्ट बने और इसी नहीं मैं कहता कोर मेंबर्स, कोर टीम, ये कब आते हैं कब करते हैं क्या करते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जब पिनेंगे हम हंसेंगे गपशप करेंगे, हमें नहीं पता पीछे क्या हो रहा है। तो वो पास भाई आपस में करते हैं, आउट ऑफ द वे जाना, नाइटर्स लगा देना, काम कर देना। अक्सर मैं संडे सैटरडे कभी ऑफिस आ जाऊँ तो मैं इनको देखता हूँ कि काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता था क्यों कर रहे थे, बट जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है तो ये वो उठा लेते हैं। मुझे कभी आज तक नहीं कहना पड़ा भाई हालात खराब हुए, अप एंड डाउन होती है। थैंक यू वेरी मच। असल में इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि ये सर इरफान की जो मतलब विज़न है वो ये है कि वो जिस तरह भी आपने बात की थी कि आपकी टीम की रिपोर्ट तो कैसे है, वो चीज़ें प्रोफेशनली अपनी जगह पे हैं, लेकिन उसके अलावा हम टीम में कोई हमारे जो है ना वो डिवीज़न नहीं है, वी ऑल ऑन द सेम लेवल। मतलब कि अगर ये अब जाहिद की बात हो रही थी, जाहिद ने मुझसे कोई प्रोफेशनली कोई मतलब डीलिंग करनी है तो उसमें तो हो सकता है ये मुझे एज एन लीड उसमें करे, लेकिन वैसे
उसके अलावा जो है हम वो बिल्कुल दोस्तों की तरह और वो भाइयों की तरह और मतलब एक ही लेवल पे हैं। अगर आप सबसे जूनियर पे जो लड़का IT की टीम्स में से फॉर्मेलिटी थोड़ी सी माइनस की जाए, जी इनफॉर्मल किया जाए, तो ये टीम ज़्यादा एफिशिएंट होती है। अगर ये टीम को फॉर्मल रखा जाए ना, यकीन कीजिएगा इसकी जो प्रोडक्शन है कम हो जाएगी। इसकी मिसाल सुनने वाली है, मेरे पास 4 भी मिसालें हैं। कल मैंने किसी का पॉडकास्ट किया था, और जो IT वाले लोग हैं ये बोल नहीं पाते मोस्टली, ये वहाँ बोल नहीं पाते। अगर बोलेंगे तो इनके कंटेंट का फ्लो सेट नहीं होगा। ये अपने काम में ना मगर रहते हैं, सोशल कम रहते हैं। अगर फ्रेंडशिप रहेगी तो सोशल होंगे ना। तो इस टीम के अंदर अगर आप थोड़े इनफॉर्मल हैं, थोड़े जूते लगाते हैं, थोड़ी यानी यहाँ के इफ्तिसार 12-1 बजे से कोई आ गई है ना, तो इन्होंने हेसिटेट नहीं होना, उन्होंने व्हाट्सएप कर देंगे। सुबह का विनती करने के मैं सुबह आऊँगा, आप सुबह लगा दें, फिर 1 बजे मुझे मैसेज आया होता है। सही और मैं दिल को तो मेरे को मोबाइल नीचे, वरना मैं इसकी सारी जान को नहीं होगा। सही। चलें जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। फान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज का वाकई जो टूर था बहुत वैल्यूबल था, बहुत इंसाइट्स थी इसमें, बहुत सारी लर्निंग के लिए चीज़ें थी जो मुझे उम्मीद है हमारी ऑडियंस बहुत कमाल की चीज़ें लर्न करेगी। तो ये आपने वाकई कंट्रीब्यूट किया है और मैं दिल से आपका थैंकफुल हूँ, वरना मोस्टली लोग अपना वक्त निकाल नहीं पाते, और ये आप चाहते हैं कि हमारे लोग सीखें। लेकिन ज़रूरी है ना। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ताकि अगर ये वीडियो का एंड कोई भी कंपनी देख ली है, तो मैं आप लोगों को एक बात बहुत क्लियरली बता दूँ, देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन बिटवीन टू टेक कंपनीज, देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन बिटवीन टू बिजनेसेस, देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन बिटवीन टू ह्यूमन बीइंग्स। आपका रिस्क अलग है, उसका रिस्क अलग है। रिस्क अल्लाह की तरफ से आना और उनके ख़जानों में कोई कमी नहीं है। अगर वहाँ कोई कमी नहीं है तो कंपटीशन किस चीज़ का? कंपटीशन हमेशा उस चीज़ पे होता है जिसकी लिमिटेशन हो। यार इसको मिल गई तो मुझे नहीं मिलेगी, मुझे मिल गई तो उसको नहीं मिलेगी। देयर इज़ नो कंपटीशन। वट एवर यू हैव इन योर हार्ट, इन योर माइंड, वो अल्लाह की तरफ से है। शेयर इट विद पब्लिक ओपन हार्टेडली। आप आए, मैंने आपको अपनी कंपनी के दरवाजे खोल दिए और आपके सामने मैंने अपने लोगों को इंस्ट्रक्शन भी नहीं दी क्या बताना है क्या नहीं बताना। आपने कहा कि यार, मैंने कहा बस जो दिल में आप बोलो, जो समझ में आए वो बोलो। अगर हमने कुछ गलत बोला हो, आई अपोलोजाइज, बट याद रखें मैंने आप वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, और उसके अंदर अपनी क्वालिटीज़, अपना एक्सपीरियंस ऐड करके हमसे ऊपर निकल जाओ। जब आप ऊपर निकल जाएंगे आपको याद भी नहीं होगा कि आपने क्या लफ्ज़ किस से सीखा था, लेकिन अल्लाह की जो सिस्टम है ना, उसके अंदर वो लिखा जाएगा कि कहीं ना कहीं इरफान मलिक ने और आपने कंट्रीब्यूट किया था। वो आपको भी याद नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके मदद आएगी। सो दिस इज़ वन रीज़न वाई आई रियली अप्रिशिएट दैट इनिशिएटिव्स। और मैं चाहता हूँ बाकी कंपनी को मैं इनकरेज करता हूँ, प्लीज़ डू दैट। प्लीज़ ओपन योर हार्ट, ओपन योर माइंड फॉर द पब्लिक। दे नीड यू, दे नीड द बेसिक इंफॉर्मेशन। ये बहुत एडवांस है जो हमें बेसिक लगता है। एक आखिर पे आपका पैगाम चाहिए उन बच्चों के लिए जो बच्चे आज ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और ये जब ग्रेजुएशन करेंगे अपना जो कैरियर पाथ है कि कैसे चूज़ करें, कैसे मूव करें, और फाइनली ये इनको कब जाके अपनी जर्सी शुरू करनी चाहिए? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन यार। इसके ऊपर मुझे दीजिएगा 2-4 मिनट। आपने मेरे दिल का करीब बना सवाल किया, क्योंकि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इज़ दैट यार ये वीडियो आई है, आप इस वीडियो को ना कोई डॉक्यूमेंट्री को कोई है ना एंड वो रोड मैप मत समझिएगा। मैं पहले कह रहा हूँ, इसके अंदर चंक्स में आपके पास वैल्यू पड़ी है। रूल नंबर 1, जब आप पढ़ रहे हो भाई, पढ़ो, अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करो, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, अपने स्किल्स पे काम करो। जो पढ़ाया जा रहा है उससे 10 गुना ऊपर जाके पढ़ो, और सबसे बाद अपनी हेल्थ मैनेजमेंट करो, स्ट्रेस मैनेजमेंट करो। बी रेडी फॉर द कंपनी। जस्ट लाइक कि आप एक बॉक्सर को कहते हैं कि जी आपका मैच, आपका कंपटीशन होने वाला है, वो बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के सारा दिन पंचिंग नहीं करेगा। वो अपनी डाइट ठीक करेगा, हेल्थ ठीक करेगा, वो अपनी फिटनेस ठीक करेगा। बहुत सारी रूटीन होगी उसकी जो बॉक्सिंग रिंग में नहीं होगी। एंटरप्रेन्योरशिप एंड कंपनीज लाइक दैट रिंग। तो उससे पहले खुद को जितना मजबूत बनाओगे उतना बेहतर सर्वाइव करोगे। मैं आपको आज एक चीज़ की गारंटी दे देता हूँ, चाहे आप आते ही मिलियनेयर बन जाओ, चाहे आपके पास $1 ट्रिलियन हैं, परेशान आप फिर भी होंगे। बिल गेट भी परेशान होता है, इलॉन मस्क भी परेशान होता है। क्वेश्चन ये है कि उस परेशानी को हैंडल करने की सलाहियत पैदा की आपने, वो आज आप कर सकते हैं। ये फील्ड ओवरनाइट सक्सेस वाली नहीं है। आप यहाँ आएंगे, आपको बहुत काम करना पड़ेगा। मे भी शुरू में मुझसे ये सवाल नहीं हो तो मैं आपको बताता जाता हूँ
जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, ग्रेजुएशन और मेरे मास्टर्स के बीच में 2 साल हैं। जब मैंने मास्टर्स सर किया तो मास्टर और मेरी कंपनी के बीच में फ्रीलांसिंग के बीच में 7 साल की जॉब है जो डिफरेंट कंपनी में की। फ्रीलांसिंग का 7 साल वेट किया, फिर फ्रीलांसिंग और मेरी कंपनी के बीच में 5 साल है, और फिर मेरी कंपनी के अंदर 3 साल का ड्यूरेशन है। सो जब आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होती है, सब्र से, पेशेंस से आगे कंपनी स्टार्ट करते हैं और फिर लगे रहते हैं अल्लाह का नाम लेके, फिर होता है। जल्दी मत कीजिएगा, ग्रेजुएशन से निकलते ही कंपनी स्टार्ट नहीं होती। याद रखिएगा, अगर आपने कंपनी बनानी है, यू हैव टू बी द वन मैन आर्मी, ठीक है। यू आर द पर्सन हु विल हैव टू फेस। आप तो क्या मैं किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की आंख में आंख डाल के डील कर सकता हूँ? इफ़ यू कैन लाइक दिस द वे आई एम टॉकिंग हियर, गो एट डू इट। इरफान मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका पैगाम भी माशाल्लाह नेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त था। ये आपका, मेरा, हम सब का ख्वाब है कि हमारे बच्चे जो हैं ये इसी पाथ पे चलें, ग्रो करें, आईटी को एज ए सोर्स इस्तेमाल करें, एज ए पावर इस्तेमाल करें, और पाकिस्तान की इकॉनमी बेटर करें, अपने हालात दुरुस्त करें। दोस्तों बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है आप सब दोस्तों को ये पसंद आया होगा, ये टूर सारा, जिसमें सारा प्रोसेस दिखाया गया और आपने काफ़ी कुछ लर्न किया। आपको चाहिए कि आप इसी तरह से हिम्मत कीजिए, कोशिश कीजिए, डिसअपॉइंटमेंट से दूर रहिए। कई चैलेंज आएंगे और फाइनली आप कहीं बहुत दूर किसी बड़ी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।